देखिए, तो आज क्लास ये 12th का सेक्शन 4 है या 6 है, सेक्शन 6 का 3rd चैप्टर नाभिक की संरचना, रेडियो एक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग कल तक जो पढ़ रहे थे ना, परमाणु की संरचना, उसमें आप पढ़ चुके थे कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 ही मूल कण हैं, ठीक है। और इसके बारे में डाल्टन साहब कह दिए थे कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन 3 वैज्ञानिक आकर के उसको तोड़ करके ये साबित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, विभाज्य होता है ना। अब तक पढ़ चुके थे। अगर कहीं पर सवाल ऐसे पूछ दे कि अल्फा कण, प्रोटॉन का कण, बीटा कण, गामा कण, ये सब परमाणु के कण हैं, तो होगा क्या? नहीं। परमाणु के कितने कण? 3। कौन कौन? और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है? रदरफोर्ड को। कल तक हम लोग पढ़े थे कि सोने के पत्थर पर रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, अल्फा किरण का प्रहार कराया। तो अल्फा किरण के प्रहार के द्वारा नाभिक के बीच में हम लोग को पता चला था कि उसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। यही ना पता चला था। और प्रोटॉन जो होता है धनाविष्ट होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इतना तक हम लोग जानते थे। अब आज हम लोग नाभिक की संरचना की बात करेंगे कि नाभिक का किस तरह से बनावट रहता है, किस प्रकार के बना हुआ रहता है। तो देखिए, नाभिक की जो संरचना है वो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसकी कक्षा में जो घूमने वाली जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा नाभिक का? 10⁻⁻15 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर। किसका त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या। किससे बना हुआ रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक बनल रहता है। नाभिक में कौन कौन से मूल कण उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब समझिए, प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है ना। प्रोटॉन पर कोई आवेश, अरे आने तो ना, तो खिड़की खोलो, गेट देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, धनावेश होता है। यही ना होता है। अब समझिए, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन की संख्या को P से, और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को Z से। इन तीनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या E और प्रोटॉन की संख्या P, तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। जितना किसी धातु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो उतना ही परमाणु संख्या होगा, ठीक है। ऐसा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा प्रोटॉन को। किसको महत्व दिया जाएगा? प्रोटॉन को। कभी मान लो ना, जैसे यहाँ पर हम सोडियम लिख देते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11। प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 11। लेकिन सवाल ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। जानते हैं क्या कहेगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, और देखो इसका द्रव्यमान होता है टोटल 23। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है? देखो, सोडियम 11 23, सोडियम 11 23, 11 है इसका परमाणु क्रमांक, यही है प्रोटॉन संख्या, यही है परमाणु संख्या, और ऊपर वाला है द्रव्यमान संख्या। ये हम ट्रिक आपको दे दिए थे। जो दिमाग होता है हम लोग के ऊपर होता है, तो दिमाग 10 से दिमाग और 10 से द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, नीचे पैर होता है तो पैर से प्रोटॉन संख्या और पैर से
परमाणु संख्या। तो नीचे वाला प्रोटॉन संख्या होगा और परमाणु संख्या। देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देना है, प्रोटॉन संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना था 23, प्रोटॉन संख्या कितना है 11, 23 में से 11 घटेगा तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन। अब किसी में ऑप्शन ऐसे रहेगा कि सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। यह रहेगा 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों रहेगा। तो आप किसको सही कीजिएगा, आप कहिएगा कि अभी आप पढ़ा करके जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक जिसको जेड से सूचित किया जाता है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन है ना, दोनों सही। 11 को इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 को न्यूट्रॉन बिल्कुल है, 23 में से 11 घटेगा 12 न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन 12 को है और 12 को न्यूट्रॉन भी है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। किसको टिक लगाइएगा, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, ए या बी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना भगौड़ा होता है, भगौड़ा समझते हैं, देहात में बोला जाता है भगौड़ा, जो भाग जाता है उसको भगौड़ा बोलते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ज्यादा एनर्जी दे देना, अपनी कक्षा में घूमने के लिए नील्स बोर साहब कहते थे कि उसके कक्षा का h/2 पाई पूर्ण गुणज होनी चाहिए। इतना अगर उसको कोणीय संवेग मिलेगा तो चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको कोई हाई ज्यादा आवृत्ति दे दे, बाहर से ज्यादा उसको एनर्जी दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉनों का होगा ना कि निकाल करके दूसरा के पास चल जाएगा। तो भाग्य न किया, अब भाग जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका घट जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कभी भी इसको दर्शाया जा सकता है। प्रोटॉन जो होते हैं से अस्थाई होते हैं, क्योंकि इसके बीच एक कूलम्ब बल लगता है। कौन सा बल लगता है, कूलम्ब बल। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के बीच में बांध करके रखता है, इसलिए ये अस्थाई होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा जिधर मिलेगा, ठीक है, वो उधर ही पलट जाएगा। जिधर से ज्यादा ऊर्जा मिलेगा उधर ही चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज होते रहता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं। तो बताइए अब आप कौन सा सही कीजिएगा, बी सही होगा, प्रोटॉन लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जेड जो परमाणु क्रमांक है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन कभी बदलता नहीं, कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ से आपको द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या निकाल देना है, उतना भी नहीं रहेगा तो दिमाग में से पैर निकाल दीजिएगा। क्या दिमाग में से पैर कैसे निकाल देंगे, अरे भाई निकाल देना, दिमाग में से पैर निकाल देना। दिमाग में से पैर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। दिमाग से द्रव्यमान संख्या, पैर से प्रोटॉन संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या। कौन सी संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो नाभिक में जो अगर आपको निकालना हो न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से क्या निकाल देना है, प्रोटॉन संख्या। किस संख्या को, प्रोटॉन की संख्या। क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे ज्यादा महत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक में किसका, प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का। कुछ सवाल ऐसे हम ले लेते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा ना आपका हीलियम होगा। हीलियम के जो होता है परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है 4। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग को इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। देखिए अभी हम लोग सिर्फ नाभिक की संरचना पढ़ रहे हैं। हीलियम के प्रोटॉन संख्या कितना, 2, इलेक्ट्रॉन संख्या 2, परमाणु क्रमांक 2। तो बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 2। पूछेगा आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जिसमें 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम इकलौता ऐसा तत्व है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा, हीलियम में इनमें से कण पाया जाता है, उसमें हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, फिर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो आप कहिएगा बात तो वही है। तो आप समझिए कि उसको अगर हीलियम को थोड़ा सा कोई बाहर से ऊर्जा दे दे तो भागना शुरू हो जाएगा। समझे, किसके तरह, हमारे यहाँ एक विजय माल्या थे, समझे, बंगलौर में शायद वो रहते थे, समझे, PNBA के लेकर भाग गए।
पंजाब नेशनल बैंक से पट्टी मनी पैसा लेकर भाग गए, समझे। ज्यादा ऊर्जा मिलेगा बस भाग जाओ। नीरव मोदी के देख लो, ज्यादा पैसा मिलेगा, जिधर से ऊर्जा मिलेगा बस भाग जाओ। तो वही होता है इलेक्ट्रॉन, नीरव मोदी की तरह मिलेगा जिसको ज्यादा ऊर्जा भाग जाएगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं भागता क्योंकि उसके बीच में एक बल लगता है, कूलम्ब बल। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है? क्या कैसे हो सकता है? उसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है? वो तो अस्थायी होता है। हाँ, अस्थायी होता है। अभी तो आप सिर्फ नाभिक की संरचना पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़े हैं। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है ना, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है कि कोई ऐसा धातु या कोई ऐसा पदार्थ जो सामान्य तरंग ना छोड़ करके, सामान्य तरंग ना छोड़ करके कोई खतरनाक, कोई भारी तरंग छोड़ना शुरू कर देता है, कोई हानिकारक तरंग छोड़ना शुरू कर देता है, उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इन लोग कैसे छोड़ता है? इन लोग के बीच में अगर अल्फा बीटा 3 प्रकार के किरण होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। देखो रेडियो एक्टिविटी भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी नाभिक की संरचना, बीच में सवाल आ गया है तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो सामान्य तरंग ना छोड़ करके अल्फा, बीटा और गामा छोड़ने लगे, उसे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो होता है उसके संपर्क में आने पर तुरंत कैंसर रोग हो जाता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिविटी छोड़ेगा? कौन सा ऐसा है? हम लोग को पता है? नहीं पता है। पीरियडिक टेबल दीजिए थोड़ा सा। अल्फा बीटा गामा, जिससे लोहा है, तो हम लोग को पता है कि लोहा के संपर्क में आएंगे तो तुरंत आदमी को कैंसर रोग होने लगेगा, नहीं ना है? लाइट थोड़ा सा तो पूरा अल्फा बीटा और गामा, देखिए इसमें लाइट इसका बस इतना ही है जी, हैं? तिल मिला है पूरा। यहाँ पर एक पीबी मिलेगा, पीबी, ठीक है। पीबी मतलब क्या होता है? सीसा, लेड। तो इस सीसा के परमाणु संख्या होता है 82। कितना होता है? 82। पीबी के बाद जितना भी आने वाला तत्व है वो सब होता है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ, क्योंकि वो लोग छोड़ता है अल्फा बीटा और गामा। तो इससे पहले हम लोग जितना भी अभी इस जगह पर हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या है? लोहा है, तांबा है, यही सब ना, ये सब होता है 82 से पहले वाला परमाणु संख्या के पास हम लोग रहते हैं। इसी के कारण हम लोग को किसी तरह से नुकसान नहीं होता। लेकिन जो लोग, अगर मान लीजिए कि वो लोग रहते हैं पीबी के बाद वाला, पीबी के बाद मतलब क्या है? सीसा के बाद वाला धातु के संपर्क में अगर आ जाता है तो जानते हैं उन लोग को रोग हो जाएगा। कौन सा? कैंसर रोग। तो कैंसर रोग ये जहाँ पर लॉन्च होता है ना, मिसाइल लॉन्च होता है, सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है। हमारे यहाँ एक जगह है श्रीहरिकोटा, नाम सुने हैं? श्रीहरिकोटा राजस्थान के राजस्थान में पड़ता है। श्रीहरिकोटा में वहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो वहां पर आसपास के बगल वाला, सोचिए कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता होगा तो उसमें निश्चित है कि जो पीबी है, पीबी के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं, जैसे वर्ग डी ब्लॉक के जितना भी होता है ना, मोबाइल है तेरा, ये कौन चीज है? टाइम पास कर रहे हो। देखिए यहां पर लास्ट में देखिएगा, यही ना डी ब्लॉक के तत्व होता है, SPDF, F ब्लॉक होता है, F ब्लॉक लास्ट वाला, जिसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। F ब्लॉक के जितना भी तत्व है, F ब्लॉक के जितना भी तत्व है, ये सब रेडियो एक्टिविटी छोड़ने वाला है। ये सब रेडियो एक्टिविटी छोड़ने वाला है। F ब्लॉक के जितना भी तत्व है सब क्या छोड़ता है? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी कौन कौन सी किरण उसमें से निकलता है? अल्फा, बीटा और गामा। इसको खोज करने वाले थे हेनरी बैकुरल। और यही कारण है कि इन तीनों किरणों को बैकुरल किरण भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर, बैकुरल किरण। तो ये श्रीहरिकोटा में जब सैटेलाइट लॉन्च होगा तो वहां पर बहुत सारे किरण निकलेगा, तो उसके अगल बगल में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। उसका इलाज किया जाता है KI से। इसका इलाज किया जाएगा किससे? KI मतलब क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड।
पोटेशियम आयोडाइड दे करके उनको, तो वहां पर सरकार क्या करता है, जितना भी है या फिर अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो पोटेशियम आयोडाइड ले करके रहते हैं, ठीक है। खाना पानी सब उन लोग का पोटेशियम आयोडाइड मिला हुआ रहता है, ताकि उन लोगों को कैंसर रोग नहीं हो, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा के संपर्क में आने पर कैंसर रोग तुरंत हो जाता है, समझे। और ये पदार्थ आप समझ गए होंगे कि शीशा के बाद वाला जितना भी एक ब्लॉक के जितने तत्व हैं वो सब क्या छोड़ते हैं, तो लोहा क्या छोड़ेगा, नहीं। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, हेनरी बैकुरल ने खोज किया था, इसलिए इसको बैकुरल किरण भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी किरण उससे निकलता है, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन ये हेनरी बैकुरल थे ना, इसको माप करके नहीं बताया कि इसको मापा कैसे जाएगा, बस खोज कर दिए थे। तो मापने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था, ये प्राकृतिक खोज किए थे, प्राकृतिक कृत्रिम तरीके से खोज किए थे। उनका नाम था आयरीन क्यूरी। आयरीन क्यूरी, ये कृत्रिम समझते हैं ना, कृत्रिम रूप से अल्फा बीटा और गामा किरण बनाया, कृत्रिम रूप से अल्फा बीटा और किरण बनाया। अल्फा बीटा और गामा किरण को किसने बनाया, आयरीन क्यूरी ने। जब आयरीन क्यूरी ने कृत्रिम तरीके से बनाया तो इसको माप करके भी दे दिया, तो इसको जिस राशि में मापा था उसको कहा जाता है इसका क्यूरी। ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा इसका क्यूरी, जिसमें मापा उसको क्या कहा गया, क्यूरी। तो ये जो आयरीन क्यूरी थे ना, ये बताते हैं कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और एक ऐसा हानिकारक किरण है जिसके संपर्क में आने पर कैंसर रोग तुरंत हो जाता है। तो क्या इससे छुटकारा भी मिल सकता है, जी हाँ, पोटेशियम आयोडाइड लेने के बाद उनको रोग टच भी नहीं करेगा, समझ में आ रही बात। या अगर हो गया हो तो उसका इलाज किया जाएगा। दूसरा चीज कि जब अल्फा बीटा और गामा किरण निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा किरण निकलेगा, तो हम लोग कैसे पहचान लेंगे कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होने के लिए देखो, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ होने के लिए कुछ इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये तभी हो सकता है जब N/P, N के मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, P के मतलब प्रोटॉन की संख्या। N के मतलब न्यूट्रॉन संख्या, P के मतलब प्रोटॉन संख्या, वो 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। यानी N/P न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के अनुपात 1.5 से 1.5 से अगर ज्यादा होगा तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। उसके संपर्क में कोई भी आ जाएगा तो उसको कैंसर रोग निश्चित है कि हो जाएगा। यही कारण तो है, आप लोग सुनते होंगे कि ज्यादातर रे के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, किरण के। जैसे बहुत जल्दी कितना लोग एक्सरे करा लेते हैं, एक्सरे कराने से डॉक्टर लोग इलाज करता है तो सबसे पहले अपने ट्रीटमेंट से देख लेगा, नहीं होगा तब एक्सरे करवाता है ना। ये सब क्या है, खतरनाक किरण है, ये सब किरणों के संपर्क में जल्दी नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर बिना डॉक्टर के सलाह लिए हुए आप एक्सरे के संपर्क में आ जाते हैं, और फिर अपने से देख लेते हैं कि हाँ टूटल है कि फुटल है, समझे। तो आ तो किया, डॉक्टर क्या करता है, उसको चेक करेगा, उस हिसाब से पोटेशियम आयोडाइड वाला दवाई दे देगा, ताकि उस किरण के संपर्क में आ गई है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो घर घर में डॉक्टर की कमी है, अपने आप को डॉक्टर बनने लगता है। तो समझ में आ रहा है, किरण के संपर्क में आइएगा, कौन सा किरण या फिर कौन सा पदार्थ जिसका अनुपात N/P का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लें, देखो इसका चेक कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, 12, और प्रोटॉन की संख्या कितना, 11। इसको हम चेक कर लेते हैं, 12 में भागा दे देते हैं कितना से, 11 से। ये आता है आपका 1.09। बताइए रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है कि नहीं, सोडियम नहीं है ना, ये रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं है, सोडियम रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ शुरू होता है Pb के बाद से, कहां से, अब Pb पर आकर अस्थायी हो जाता है, Pb पर आकर के अस्थायी हो जाता है। पीछे से जितना भी देखो, इसमें अब लॉक कैसे खोले बाबू, चलो ले जाओ, तेरा पीरियोडिक टेबल तुम्हारी पास रहे। किसी के पास और है पेपर वाला, है, अरे है,
देखो लास्ट में देखिएगा ना पीरियोडिक टेबल में पीछे से आएंगे, ठीक है, पीछे से आएंगे तो वो पीछे से घटते 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 82 पीबी तक आकर के रुक जाता है, अस्थाई हो जाता है। पूछेगा ना कि पूरे आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा तत्व है जहां पर रेडियो एक्टिविटी अस्थाई हो जाता है, तो कहां पर आकर के रुक जाता है? पीबी तक। 1 से लेकर के 81 तक, 1 से लेकर के 81 तक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं है, पीछे से देखा जाता है, यहीं पर गड़बड़ा जाता है। लेकिन भाई पीछे से कैसे होता है? अभी वाला चैप्टर अभी तुरंत पढ़ाएंगे, इसको मिटा देंगे तुरंत पढ़ाएंगे। पीछे से घटते 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 वो आकर के रुक जाता है 82 तक। अब 81 होगा तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं होगा, 82 परमाणु संख्या होगा उसका, 80 नहीं होगा, है ना। लेकिन एक चीज है, एक और बात है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 1। ये भी एक लौता ऐसा तत्व है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0। एक में से एक घटेगा तो 0, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें केवल प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉनहीन होता है? तो वो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पढ़ाए होंगे। H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम और H13 ट्राइटियम। H13 ट्राइटियम, इसको हम लोग पी सकते हैं ना, प्रोटियम को। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम नहीं पी सकते हैं। एक में देखिए ट्राइटियम जो है ना ये समस्थानिक है और समस्थानिक के साथ साथ ये रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है। कैसे है सो देखिए, ट्राइटियम इसका प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2। N/P निकाल करके देखिए, N का मान 2, P का मान 1, तो कितना आ गया? 2, 1.5 से ज्यादा है ना। तो ये जो ट्राइटियम है इसके संपर्क में जो आ जाएगा उसको निश्चित है कि कैंसर रोग पकड़ सकता है। हाइड्रोजन का तीसरा जो समस्थानिक है, अब ये समस्थानिक कैसे बन जाता है? यही समस्थानिक बनाने के लिए ये लगता है अल्फा बीटा और गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए अल्फा बीटा गामा किरण के प्रयोग से किसी को भी समस्थानिक बनाया जा सकता है, संभारिक बनाया जा सकता है, समन्यूट्रॉनिक बनाया जा सकता है। समस्थानिक का काम होता है कैंसर पैदा भी कर देना और कैंसर रोग के इलाज भी कर देना। गीता में लिखा हुआ है, सुने होंगे आप लोग, बहुत बार सुना है, जहां समस्या जन्म लेती है समाधान वहीं पर ले लेता है तुरंत। नियति का यही है। बस प्रॉब्लम क्या है, आप ढूंढने में कितना टाइम लेते हैं, है ना। आपके पास तजुर्बा कितना है, आप उसको ढूंढने में कितना टाइम लेते हैं। लेकिन समस्या दिया गया है तो समाधान उसके साथ साथ, जिसे आप अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको गेस पेपर, तो गेस पेपर के साथ आंसर शीट भी दिया जाता है ना। गेस पेपर में आंसर शीट, तो आपके लिए प्रश्न है एक समस्या, लेकिन आंसर शीट क्या है? समाधान है। तो ठीक इसी प्रकार से अल्फा बीटा और गामा किरण, अल्फा बीटा और गामा किरण ये बहुत बड़ी समस्या है। इन किरणों से हो जाएगा कैंसर रोग, लेकिन इलाज के लिए आप समस्थानिक के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ है इलाज करने वाला, जैसे यूरेनियम 92235, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। यूरेनियम 92235, ये ना बाबू देखो नीचे ऊपर होना चाहिए, चाहे जैसे भी लिखल रहे। 92235 ऐसे ना लिखल रहेगा तो 92 इधर लिखल रहेगा, 235 इधर रहेगा। 92 इस साइड हो सकता है, 235 इधर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। ऊपर रहेगा दिमाग और नीचे रहेगा पैर, द्रव्यमान संख्या ऊपर, प्रोटॉन संख्या नीचे, इतना होगा। यह समस्थानिक कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। तो देखिए अगला जो होगा, इसको तो आप लोग टॉपिक को चेंज करवा दिए थे, अब फिर से वापस आना पड़ेगा। देखिए वर्ग विस्थापन का सिद्धांत, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत। आप लोग जानते हैं ना कि 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, उसमें से कोई ऐसा तत्व है उसको
उसमें क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा किरण के संपर्क में लाइएगा तो अपना ग्रुप छोड़ छोड़ करके दूसरा कक्षाओं में चले लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे करता है, उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है तो कूद करके दूसरा कक्षा में चल जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि जो कोई अपना ग्रुप में है उसको अगर अल्फा बीटा गामा किरण के संपर्क में लाइएगा तो वो क्या होगा, अपना ग्रुप छोड़ करके दूसरा ग्रुप में चल जाएगा, कूदा करके दूसरा ग्रुप में चल जाएगा, अपना सीट छोड़ करके दूसरा का सीट पर बैठ जाएगा। ये होता है वर्ग विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है हट जाना, एक जगह से दूसरी जगह हट जाना। अब कैसे होता है तो देखिए, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 3 वैज्ञानिक थे वर्ग विस्थापन का सिद्धांत देने के लिए। पहला थे सोडी, क्या नाम था उनका, दूसरा फैजान, दूसरा फैजान और तीसरा रसेल। 3 वैज्ञानिक मिल करके इस ग्रुप वर्ग विस्थापन का सिद्धांत दिए थे। ये तीनों ने मिल करके एक बड़ा अजूबा, एक समझिए ना कि एक बहुत अजूबा खोज था। इन लोग का जो खोज था ना, इस खोज के जरिए आज जितना भी समस्थानिक तैयार किया जाता है, जितना भी बड़ा से बड़ा रोग है, ठीक है, उसका इलाज करने के लिए समझिए कि ये वर्ग विस्थापन बहुत जरूरी था और इन तीनों ने मिल करके खोज कर दिया था। कौन कौन किया था, सोडी, फैजान और रसेल ने। कैसे खोज किया था देखिए, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश। चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश। पहले अल्फा किरण लिख लेते हैं, अल्फा कण। अल्फा किरण बात वही है, बीटा और एक गामा। तो अल्फा पर जो चार्ज होता है ना, यहां पर चार्ज लिखना होगा, चार्ज। आवेश जो होता है अल्फा पर वो होता है पॉजिटिव, पढ़ाए थे है ना। अल्फा किरण पर क्या होता है, अल्फा कण पर पॉजिटिव। तभी तो नाभिक के करीब में गया था तो दूर विक्षेपित हो जाता था, लौट जाता था, क्योंकि अपने जाति को देख करके भागे लगता था, प्रतिकर्षित होने लगता था। अब बीटा किरण पर होता है निगेटिव। बीटा किरण पर क्या होता है, निगेटिव, और गामा पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है, न्यूट्रॉन की भांति काम करता है। आगे देखिए, ये इसका आवेश हो गया। आवेश के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर ना, ये किसके तरह व्यवहार करता है। जो अल्फा कण है वो आपका काम करेगा हीलियम की तरह। किसके तरह, हीलियम जैसा व्यवहार करता है। तो हीलियम में होता है 2 प्रोटॉन और 4 द्रव्यमान संख्या। मान संख्या 4 होता है और प्रोटॉन संख्या 2। और ये जो अल्फा कण है वो जब भी व्यवहार करेगा, जैसे हीलियम व्यवहार करेगा ओकर देखा देखी करने लगेगा, समझे। जैसे नटालिया देवी क्या करती थी, लम्बा होकर मिमिक्रिंग करता था। ये माइनस जो निगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करेगा। जैसा इलेक्ट्रॉन काम कर व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन का जो उसका तरीका है करने का, उसी तरह से कौन करेगा, बीटा। और गामा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह, विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का व्यवहार होगा उसी तरह से गामा किरण भी करेगा। अगला देख लो, इसका जो प्रभाव है, देखो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओकरो में होता है ना, एक साउथ और नॉर्थ दोनों होता है। तो उसमें क्या होगा, देखिए अल्फा कण पर पॉजिटिव है तो अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव ही मिलेगा तो विक्षेपित होगा। पढ़े थे ना ऐसा, इसका गैल्वेनोमीटर वाला में पॉजिटिव मिलता है तो क्या होता है, विक्षेपित होने लगता है। निगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर अल्फा किरण को डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, विक्षेपित होगा कि नहीं होगा, होगा, विक्षेपित होगा ना। काहे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है एक पर चार्ज, तो विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो निश्चित है कि पॉजिटिव को देख करके हिलडोल होना शुरू हो जाएगा। अब इसको देखिए, बीटा किरण निगेटिव होता है तो इसको भी अगर छोड़ दिया जाए किसमें,
विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पर भी ये विक्षेपित होगा, क्योंकि नेगेटिव को तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र मिल जाता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दूर हटने लगेगा, दूर हटना को विक्षेपित बोलते हैं। तो इसमें भी विक्षेपित होगा। लेकिन इस पर देखिए कि कोई आवेश है किसी तरह से, अगर गामा किरण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या फिर विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो वो आराम से चल जाएगा, उसको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, वो दौड़ भाग इधर उधर नहीं करेगा, विक्षेपित नहीं होगा। तो ये विक्षेपित नहीं होता है। सबका चाल देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चाल देखो,